सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट की हुई हैं, राइट गाइस। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम जो अपने प्रियम्बल जो हमारा टॉपिक है हम उस पर पहुंच चुके हैं, राइट गाइस। और आज का जो पार्ट रहने वाला है वो प्रियम्बल से रिलेटेड लास्ट पार्ट रहने वाला है, ठीक है गाइस। आज के पार्ट में हम देखेंगे कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था या नहीं था, और इससे रिलेटेड जो भी वेरियस केसेस हैं और उन केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज देखेंगे, ठीक है गाइज। लेकिन आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ इसी चीज़ से रिलेटेड। वो ये है कि देखिए, जितने भी ये केसेस हैं जो लैंडमार्क जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जितने भी ये वेरियस केसेस हैं, चाहे मैं बेरुवारी यूनियन केस की बात करूं, चाहे मैं केशवानंदा भारती केस की बात करूं, चाहे मैं गोलकनाथ केस की बात करूं, चाहे मैं मिनर्वा मिल्स केस की बात करूं, या फिर LIC से रिलेटेड जो केस है उसकी बात करूं, या और भी जितने केसेस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो हम अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइज ये सारे के सारे जो केसेस हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस केस में क्या चीज़ें हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज़ें कही हैं, ठीक है। चाहे मैं बात करूं बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जो आया था, ठीक है, वो कौन से केस में आया था, उससे पहले क्या हम अपना जो फंडामेंटल राइट है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड जो जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट की और जो लैंडमार्क जजमेंट्स आई थी बेसिकली, ठीक है, वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। बट आज के पार्ट में जो प्रियम्बल से रिलेटेड जो केसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके रिलेटेड तो हम पढ़ेंगे, और जितना एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है अभी के रिलेटेड, मतलब अभी जो प्रियम्बल से रिलेटेड, हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैं चाहे अगर जैसे आज अगर मैं जैसे बेरुवारी यूनियन केस की बात करूं, ठीक है, आज मैं आपको इसके रिगार्डिंग तो चलो बताऊंगा ही, ठीक है, बट अलग से जो हम वीडियो पढ़ेंगे उसमें भी मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी थोड़ी सी जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो चलो आज का जो हमारा लेक्चर है ये शुरू करते हैं, राइट, ठीक है। चलिए देखिए, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो गाइज ये चीज़ स्टार्ट होती है बेरुवारी यूनियन केस 1960 से, ठीक है। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेरुवारी यूनियन केस था क्या, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए गाइज, देखिए जो बेरुवारी था ना, ठीक है, ये क्या था, एक एक जगह थी, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट बात करूं वेस्ट बंगाल की, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जलपाईगुड़ी, ठीक है, क्या नाम है, जलपाईगुड़ी, ठीक है। ये जो बेरुवारी है ये यहाँ पे क्या था, एक यहाँ का क्या था, एक रीजन था, क्या था, रीजन था एक, ठीक है। आई होप आपको बेरुवारी का ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, 1947 से, मतलब आपको पता है पहले से ही, मतलब पार्टीशन की बात जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो जब पार्टीशन होने वाला होता है उससे पहले जो एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है, बाउंड्री लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसको ड्रॉ करने के लिए किसे बुलाया जाता है, सर रेड क्लिफ को, ठीक है, किससे बुलाया जाता है, सर रेड क्लिफ को, राइट। ये आपको नाम अच्छे से याद होगा, ठीक है। सो अब देखिए होता क्या है कि देखिए, अगर आपको पता होगा कि जो इंडिया यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ था पाकिस्तान और एक यहाँ था ईस्ट पाकिस्तान। अगर आपको याद हो, जो बाउंड्री लाइन जो ड्रॉ की गई थी वो कुछ इस तरह से ड्रॉ की गई थी कि यहाँ पे इंडिया था, ठीक है, इसके यहाँ पे वेस्ट साइड ये वेस्ट पाकिस्तान था और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। अगर मैं ईस्ट पाकिस्तान की बात करूँ तो आज के टाइम पे क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ की जाती थी। अब हमने जो मेन पढ़ना है इस केस से रिलेटेड वो ये था कि इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था कि जो बाउंड्री तो लाइन ड्रॉ कर दी गई, ठीक है, बट जो ये बेरुवारी जो रीजन था ना, ये आ जाता है इंडिया में, ठीक है। ये कहाँ पे आ जाता है, ये जब बाउंड्री लाइन ड्रॉ की जाती है तो ये आ जाता है इंडिया में, ठीक है। बट मसला क्या था, यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि ये जो बेरुवारी जगह थी, ठीक है, यहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी, मुस्लिम्स की थी, ठीक है। और अब क्या था कि उनकी डिमांड हो रही थी कि हमें जो है वो कहाँ है, कहाँ जाना है, पाकिस्तान में जाना है, ठीक है। एक तरह से ऑब्वियसली हम मुस्लिम मेजोरिटी थी तो वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, और पाकिस्तान की डिमांड थी कि ये एरिया जो है वो हमें दे दिया जाए, ठीक है। अब देखिए किसी कंट्री को अपना रीजन या अपनी कोई टेरिटरी किसी और कंट्री को देनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ एग्रीमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। सो यही होता है कि एक एग्रीमेंट किया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ठीक है, एंड जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे कौन, फिरोज खान नून, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून के बीच जो है उस वक्त एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड। सो इसी एग्रीमेंट को लेकर जो है 1960 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है जिसे कहा गया है बेरुवारी यूनियन केस, ठीक है, कि मतलब यही था इस चीज़ में कि क्या हम इस तरह से एग्रीमेंट से जो है वो क्या हम अपनी जो टेरिटरी है अपनी कंट्री की वो क्या किसी और कंट्री को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है। कब, 1960 में, जिसे कहा गया है बेरुवारी यूनियन केस, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें इसमें कही थी, वो क्या चीज़ें कही थी वो मैंने आपको बताया कि जब हम अलग से वीडियो देखेंगे इसके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं है, सो इससे रिलेटेड बेरुवारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हम वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, in the Beruwari Union case 1960, the Supreme Court said that the preamble shows the general purposes behind the several purposes in the Constitution and is thus a key to the minds of the Constitution makers, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही थी कि प्रियम्बल जो है वो क्या शो करता है, एक जनरल पर्पस शो करता है, किसके पीछे, जो वेरियस पर्पसेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस पर्पसेज हैं उसके पीछे एक जनरल पर्पस शो करता है कौन, प्रियम्बल, ठीक है। और यही चीज क्या था कि ये क्या है, की टू माइंड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स कि ये चीज बताई गई है कि प्रियम्बल जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं जिसमें ये चीज कही गई प्रियम्बल जो है इंपॉर्टेंट है। आगे एक और लाइन पढ़ते हैं, देखिए, वेयर द टर्म्स यूज इन एनी आर्टिकल आर एम्बिगुअस और कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, सम असिस्टेंस एट इंटरप्रिटेशन मे बी टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड इन द प्रियम्बल, ठीक है। मतलब इसमें चीज़ कही गई है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी टर्म जो यूज़ की गई है इन एनी आर्टिकल, ठीक है, किसी भी आर्टिकल में कोई भी जो टर्म यूज़ की गई है अगर वो एम्बिगुअस है या फिर इन शॉर्ट कहूँ मैं कि अगर वो कन्फ्यूज़न है उसमें किसी भी चीज़ में, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं, सो उसको इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप जो है वो प्रियम्बल को देख सकते हैं, प्रियम्बल की मदद ले सकते हैं, ठीक है। जो प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उससे उसको देख के तो है वो कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं, या किसी चीज़ के एक से ज़्यादा मतलब है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दोनों स्टेटमेंट से ये चीज़ शो होती है कि प्रियम्बल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अब प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का है या नहीं है वो देख लेते हैं। दैट डिस्पाइट द रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपिन दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चाहे ये इसकी इंपॉर्टेंस जानने के बाद, सिग्निफिकेंस जानने के बाद जो भी चीज़ें थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट। अब देखिए यूपीएससी आपको चाहे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दे सकता है पर थोड़ी सी घुमा के, कि ऐसा कह सकता है कि बेरुवारी यूनियन केस में कहा गया था कि जो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो क्या वो स्टेटमेंट सही होगी, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि बेरुवारी यूनियन केस में क्या कहा था, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, अगला केस। देखिए इसके बाद हम केशवानंद भारती केस देखेंगे, बट इसको जानने से पहले हम एक और केस के बारे में पढ़ेंगे, वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। ये कब आया था, 1967 में, ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। देखिए होता क्या है, उस वक्त पंजाब में ना लैंड रिफॉर्म्स आए होते हैं, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स की बात चली होती है, जिसमें किसकी बात चली थी, लैंड सीलिंग की। मतलब कि एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी जाती है कि इस लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास लैंड है, सो वो लैंड जो है वो आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। सो एक गोलकनाथ फैमिली होती है, ठीक है, एक गोलकनाथ फैमिली है जिसके पास मोर देन 500 एकड़ ज़मीन होती है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि उस टाइम पे मैंने को, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स अगर मैं ओरिजिनली बात करूं तो हमारे पास 7 थे, अगर मैं प्रेजेंट बात करूं तो हमारे पास फंडामेंटल राइट है 6, ठीक है। तो वो जो एक फंडामेंटल राइट जो हटा दिया गया है वो कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी,
ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था, फंडामेंटल राइट था, और आपको पता है कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट, कोई वायलेशन हो हमारे फंडामेंटल राइट की, तो हम क्या है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और ये इस वक्त किस में था, आर्टिकल 31 में। और अगर मैं प्रेजेंट बात करूं तो इसको किस में कर दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है, जो 300A में इसका आर्टिकल न्यू दे दिया गया है, ठीक है। तो हुआ क्या, उस वक्त लैंड सीलिंग की बात थी, तो जो एक पर्टिकुलर जो लैंड है, अगर पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आपके पास लैंड है तो आपको वो गवर्नमेंट को देनी पड़नी थी। बट उस वक्त जो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, हमारा फंडामेंटल राइट था। सो गोलकनाथ फैमिली, ठीक है, हवाला देती है किसका, आर्टिकल 31 का, कि कहती है ये तो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, और आप हमारा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट नहीं कर सकते। आप हमारी हमसे जो ज़मीन है वो, मतलब जो लैंड है वो छीन नहीं सकते या ले नहीं सकते, ठीक है। सो ये जो है जब ये सुप्रीम कोर्ट जाती है बात, तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है इस चीज़ से रिगार्डिंग, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट, उनको आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को क्या है, आप अमेंड नहीं कर सकते, ये चीज़ दी जाती है गोलकनाथ केस में, ठीक है। बाकी गोलकनाथ केस मैंने आपको बताया कि अच्छे से समझाऊंगा, नो डाउट, बट अभी के लिए आप इतना चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास केशवानंदा भारती केस, ठीक है। देखिए मैंने आपको गोलकनाथ केस इसलिए बताया क्योंकि केशवानंदा भारती केस भी इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो देखिए अगला आता है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, मतलब केरला की बात है ये। देखिए केशवानंदा जो भारती थे, ठीक है, वो क्या थे, स्वामी थे एक मठ के, ठीक है, मठ आपको पता होगा, ठीक है, एक एडनेर मठ के क्या थे, स्वामी थे, कौन, केशवानंदा भारती, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, कि वही बात है कि जो मठ है उनके पास, मतलब काफ़ी मठ के पास आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़मीन वगैरह होती है, ठीक है। सो केरला में भी यही लैंड रिफॉर्म्स वगैरह चले हुए थे उस टाइम पे। सो केरला ने भी यही कहा था कि इस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा इसके पास लैंड है तो वो क्या है, वो आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। सो होता क्या है, जो लॉयर होते हैं, ठीक है, लॉयर होते हैं केशवानंदा भारती केस के, जिनका नाम था नानाभाई पालखीवाला, क्या था, नानाभाई पालखीवाला। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें एक बहुत मेन जो है एक एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, वो मैं आपको अभी आगे आपको बताऊंगा। आई होप आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो वो उसको याद रखिएगा, ठीक है। सो नानाभाई पालखीवाला जो थे, उनके लॉयर थे, ये चले जाते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये किस चीज़ का हवाला देते हैं, आर्टिकल 26 का, जो क्या है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। क्या है आर्टिकल 26, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। अगेन वही चीज़ है कि अगर फंडामेंटल राइट जो है अगर वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें रिलीजियस अफेयर जो मैनेज करने का राइट है, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या है, मठ की जो ज़मीन वगैरह है वो उससे नहीं लेके जा सकती, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम मैनेज करेंगे, राइट। सो ये चीज़ें किस में दी हैं, आर्टिकल 26 में, ठीक है। तो अब देखिए जो पहली चीज़ इसमें मेन क्या थी, कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है, कितने मेंबर्स का, 13 मेंबर्स का। याद रखिएगा आज तक के टाइम पे जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था वो केशवानंदा भारती केस में बैठा था, जो कितने थे, 13, ठीक है। और जब इसका जो फैसला आता है तो वो आता है 7:6 से, ठीक है। 7 जो है वो केशवानंदा भारती के फेवर में आते हैं और 6 इनके ऑपोजिशन में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कहती है, कि देखिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। याद हो अगर आपको गोलकनाथ केस में मैंने आपको क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, बट इन केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। बट अब वो वर्ड जो है वो क्या था, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डिस्टर्ब, कि बेसिक स्ट्रक्चर को भाई किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, पर मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट चेंज की। गोलकनाथ केस में कहा था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने,
ठीक है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक अलग जो है वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ें अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, कि जब जब वेरियस केसेस आए, कोई भी अमेंडमेंट की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, आप इसे अमेंड नहीं कर सकते, ये जो लॉ है वो नल एंड वाइड किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में अभी मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं, बट अलग वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सेक्युलर कैरेक्टर, पावर ऑफ सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं किसमें, बेसिक स्ट्रक्चर में। अभी मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी ही बताई हैं, और भी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, बट अभी के लिए जो मैंने आपको ये 4, 5, 6 बताई हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि सारी की सारी क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा लॉ बनने वाला है, ठीक है, और अगर वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर सेक्युलर करेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है वो लॉ, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, उस लॉ को क्या कर सकती है, खारिज कर सकती है या फिर उसको नल एंड वाइड कर सकती है। कि क्यों, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, एक और चीज़ क्या कही थी सुप्रीम कोर्ट में इसने, कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बेरुआर यूनियन केस में क्या कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब का क्या कहा है केशवानंदा भारती केस में कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, सो इन केशवानंदा भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट ऑब्जर्व दैट द प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, देखिए अब आता है LIC ऑफ इंडिया केस। ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये था बेसिकली, ठीक है, देखिए ये H.J. शाह, ठीक है, वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज़ थी, देखिए जो H.J. शाह थे, ठीक है, उन्होंने क्या था कि एक पॉलिसी ली थी LIC से। ठीक है, और उन्होंने क्या था कि जो पॉलिसी लेने के बाद जो आपको वो जो मनी वगैरह जो देनी पड़ती है वो उन्होंने किसको दी, एजेंट के हाथ दी। ठीक है, अब एजेंट क्या होता है, वो एजेंट थोड़ा लेट कर देता है वो LIC वगैरह देने में। ठीक है, और जिस दिन LIC रिन्यू होनी होती है, ठीक है, उससे एक दिन पहले क्या होता है कि इनकी जो होती है क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब LIC बोलता है कि देखिए हमारे पास जो है कोई भी मनी नहीं पहुंची, क्योंकि वो एजेंट जो है वो लेट कर देता है देने में। ठीक है, उस जो मनी को, तो LIC कहता है देखिए हमारे पास ना तो कोई मनी पहुंची है, और जो H.J. शाह थे, ठीक है, उनकी भी डेथ हो जाती है। सो अब जो है हम वो पॉलिसी रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसी चीज़ को लेके, ठीक है, जो उनकी वाइफ है, ठीक है, वो क्या जाती है, कोर्ट में जाती है। ठीक है, पहले मतलब एक ऐसे कंज्यूमर कोर्ट टाइप, मतलब एक लोअर कोर्ट, उधर जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वो केस जो है LIC जीत जाती है। ठीक है, लेकिन ये केस जो है वो वहाँ से पहुँच के सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें बस यही फैसला देती है, ठीक है, कि मतलब अगर मैं प्रियम्बल से रिलेटेड बात करूँ कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो इसी में यही चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है, दैट इन द LIC ऑफ इंडिया केस 1995 ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाकी LIC ऑफ इंडिया जो केस है ये क्या है, अच्छे से मैं आपको वीडियो में जो हमने अलग बनानी है उसमें समझाऊंगा। ठीक है, सो याद रखिएगा, अगर आपको आज के टाइम पे पूछा जाए कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताया था कि प्रियम्बल जो है वो कब बना था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसे इनेक्ट किया गया था।
ठीक है, प्रियम्बल को याद रखिएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद जो है प्रियम्बल को बनाया गया था। द रीजन फॉर इंसर्टिंग द प्रियम्बल एट द एंड वाज टू एंश्योर दैट इट वाज कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, while forwarding the preamble for votes, the president of the constituent assembly said the question is that preamble stands part of the constitution, the motion was then adopted। ठीक है, बहुत मेन लाइन है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये जान लेते हैं। the current opinion held by the supreme court that the preamble is a part of the constitution is in consonance with the opinion of the founding fathers of the constitution। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने चाहे ये चीज कही है, ठीक है, जो प्रियम्बल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, जब प्रियम्बल जो है उसको अडॉप्ट किया गया था, जब प्रियम्बल बनाया गया था, ठीक है, जब प्रियम्बल आया था, तब जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फादर्स थे, जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने भी यही चीज कही थी कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो यही चीज कही है, द करंट ओपिनियन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन कॉन्सोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आपको बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो आप तो ये एग्जाम्पल तो दे ही सकते हैं वेरियस जो केसेस के, कि हाँ केशवानंद भारती केस में ये चीज़ कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। LIC केस में इंटीग्रल पार्ट बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। बट क्या जब प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था, जब प्रियम्बल आया था, ठीक है, तो क्या उस वक्त जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या उन्होंने ये चीज़ समझी थी कि प्रियम्बल जो है वो इसका पार्ट रहेगा? बिल्कुल, उन्होंने भी यही चीज़ समझी थी कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, राइट। सो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। देखिए, इस तरह से चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और यही अच्छा मतलब एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है डीपली पढ़ने का। ठीक है, इसी तरह से आपके आंसर्स जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं, राइट। देखिए, मोस्ट ऑफ द, मैं यही चीज़ कहूँगा कि देखिए मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं, जो क्वेश्चंस जो आंसर्स लिख के आते हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली ये एग्जांपल्स देते होंगे नो डाउट कि केशवानंद भारती केस में ये चीज़ कही गई थी, बेरोवर यूनियन केस में ये चीज़ कही गई थी। आप ये एज ए एग्जाम्पल के तौर पर या ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये जो मेन लाइन है, अगर आपने पढ़ी है पहले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो आपके लिए ज़रूरी होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है यहाँ तक समझ आई है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट नोट करने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पहला, द प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ठीक है, नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स टू द लेजिस्लेचर। बहुत मेन लाइन है, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ जाती है कई बार ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए द प्रियम्बल जो है वो एक, ना ही तो वो सोर्स है ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ठीक है, ना ही तो वो लेजिस्लेचर को पावर जो है वो प्रदान करता है, ना ही तो वो लेजिस्लेचर से पावर जो है वो छीनता है या प्रोहिबिट करता है। पहली चीज़ प्रियम्बल, ये चीज़ हमने याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है, याद रखिएगा ये नॉन जस्टिसिएबल है और इसके जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो क्या है, एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। और पहली चीज़ क्या बोली कि ना ही तो ये लेजिस्लेचर को पावर देता है, ना ही तो ये सोर्स है, ना ही तो ये प्रोहिबिट करता है, ठीक है, ये चीज़ हमने याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। हालांकि मैंने आपको चीज़ बता चुका हूँ पहले भी, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, अभी आपको बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, कि देखिए प्रियम्बल को क्या अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। सो बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, तो जी हाँ बिल्कुल किया गया है। कितनी बार किया गया? सिर्फ एक बार किया गया है। और कब किया गया था आपको याद हो, मैंने अच्छे से बताया था, डेट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 का, ठीक है, जिसमें वर्ड्स ऐड किए गए थे, ठीक है, सेक्युलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, वर्ड्स जो हैं उसमें ऐड किए गए थे, ठीक है। सो ये जो है वो क्या था, प्रियम्बल को अमेंड किया गया था एक बार। सो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, ठीक है, तो बिल्कुल किया गया है, ठीक है। और कितनी बार किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, यही सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पहुँचना चाहिए अमेंड करते वक्त। अगर बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, सो वो जो लॉ है वो नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ देखिए यहाँ लिखी है, द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, विच हैज़ एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ठीक है, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। एंड दिस अमेंडमेंट वाज हेल्ड टू बी वैलिड, ठीक है, ये अमेंडमेंट जो है वैलिड की गई थी क्योंकि इन तीनों वर्ड्स को ऐड करने से किसी भी तरह के बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक फीचर को क्या है, इम्पैक्ट नहीं पहुंच रहा था, राइट।
सो आई होप आपको ये चीज़ें प्रेम्बल से रिलेटेड पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, आज का जो पार्ट था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहती है माइंड में कि प्रेम्बल पार्ट है नहीं है, कौन से केस में कहा गया है कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, ये बेसिक फीचर वाली, बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आई, सॉरी कौन से केस में आई हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमारा प्रियम्बल जो हमारा टॉपिक है वो आज ख़त्म होता है। ठीक है, अगली वीडियो आपको पता ही है हमारी अप्रोच के हिसाब से आने वाली है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सो आई होप आपने जो जितने भी कंसेप्ट इसमें दिए गए थे वो सारे के सारे कंसेप्ट आपने अच्छे से समझे हों। ठीक है, मैं फिर भी बार बार कहता हूँ कि अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई है या कुछ आपको लगता है कि नहीं आपने ये चीज़ अच्छे से नहीं समझाई, तो वीडियो को ज़रूर डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मुझे भी पता चले कि अच्छा मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझा नहीं पाया। ठीक है, या फिर आप नहीं समझ पाए, दोनों में से एक ही चीज़ होगी ना, या तो मैं नहीं समझा पाऊंगा या फिर आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, सो आई होप आपको ये अमेंडेबिलिटी हो गया, प्रेम्बल पार्ट है नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, और मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी केसेस हैं, आज तो हमने 2-3 केसेस पढ़े, ये केसेस हम फिर से, और जो और केसेस हैं जैसे मिनर्वा मिल्स केस हैं या और भी बहुत सारे केसेस हैं, वो सारे के सारे केसेस जो हम अलग से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई इसमें ऐसे ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि सर ने बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारा पढ़ाया है। ठीक है, जब हम एक इंडिविजुअल, जब हम ये पर्टिकुलर ये चीज़ें पढ़ेंगे अलग अलग करके, ठीक है, तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करके इन सब केसेस को देखेंगे। ठीक है, और देखिए यही सब चीज़ें जो है आपका एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आपको मेंस में काम आती हैं, अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया होता है तो। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करिएगा, पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।